एवरीवन। बेटा आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 2 कंटिन्यू करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में करा था। हमारा जो चैप्टर चल रहा था नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसमें हमने कल फर्स्ट लेक्चर में दो तीन चीज़ें कंप्लीट करी थी अपनी। सबसे पहले ये सीखा था मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, देयर आर टू एडिशन वर्ड, इको एंड नॉमिक्स, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ये हमने पढ़ा। ग्रीक वर्ड है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। ये फर्स्ट लेक्चर का जो हम कर कर यहाँ तक पहुँच रहे हैं। फिर हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में समझा, किस बंदे ने दिया ये समझा। ये बातें अब मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, ये आपके फर्स्ट लेक्चर में है, तो उसको देख के आपको स्ट्रांग बनना है थोड़ा सा, ठीक है। फिर हमने पॉजिटिव नॉर्मेटिव पे बहुत ज़्यादा पंच करा क्योंकि ये एमसीक्यू पूछे जाते हैं आपसे। अब हम लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है, आज हमारा जो कंटिन्यूएशन होगा वो होगा लेक्चर नंबर 2 के अंदर स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक, सबसे पहले ना हमें एक एक वर्ड पे फोकस करना है। अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा, अभी आपको थोड़ा सा समझना है, सुनना है कि दिमाग बना सको, कि स्कोप वर्ड को समझ सको और उसके बारे में डिस्कशन कर सको। बेटा स्कोप वर्ड का मतलब होता है बेसिकली कि जैसे मैं आपसे पूछूं कि बेटा आप सीए फाउंडेशन में हो, बेटा सीए करके क्या स्कोप है? सर ये है वो है, लाइक समथिंग कि ये यूजेस है सीए के, लाइक ऐसे आप सोचते हो, ठीक है। आप में से कोई एमबीए कर रहा है साइड बाय साइड, में भी पॉसिबल है। एक एग्जांपल को पहले स्कोप वर्ड को समझ रहे हैं हम खाली, कि हमारा टॉपिक जो अभी चलेगा वो चलेगा स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो पहले हमें स्कोप वर्ड का मीनिंग पता हो कि स्कोप वर्ड का मीनिंग क्या होता है। सर सीए का ये स्कोप है, सर एमबीए करके ये स्कोप है, आप ऐसे सोचते हो, ठीक है। तो अब हमें समझना है बेटा, जो हमने पहले लेक्चर में सीखा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के क्या क्या स्कोप हैं, जो हम इतनी मेहनत से हमने इसको सीखा, समझने की कोशिश करी, इतना मैंने बोला कि आपके दिमाग में टैटू कर जाए कि भैया ये होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो हमें देखते ही पता चल जाए। बेटा दो सेंस में पढ़े जाएंगे इसको, स्कोप को। सबसे पहला माइक्रो एंड मैक्रो, ये भी हमने कल डिस्कस करा, इंडिविजुअल लेवल एंड एज अ होल, ठीक है, वो हो गया। तो इसके स्कोप भी दो सेंस में होते हैं। माइक्रो यानी कि इंटरनल इश्यूज, माइक्रो यानी कि इंटरनल इश्यूज में हम यह डिस्कस करने वाले हैं। मैक्रो, मैक्रो यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। मैंने कल एक ही एग्जांपल सेट करा था कि मेरे लेक्चर्स में एक ही एग्जांपल रहे जो आपको अच्छे से याद हो जाए और आप एग्जाम में क्वेश्चन को सही कर पाए। हम इस इंस्टीट्यूट के बारे में, आप में से कोई स्टडी कर रहा है या मैं इस इंस्टीट्यूट को चला रहा हूं, तो मैं, ये बिजनेस है मेरा यार, तो इस बिजनेस के अंदर मैं इकोनॉमिक्स को अप्लाई कर रहा हूं। इट्स ऑल अबाउट बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो जो इंटरनल एनालिसिंग है मेरी, वो माइक्रो लेवल पर आता है स्कोप इसका। जो इंटरनल वर्ड बार बार यूज कर रहा हूं, क्वेश्चन है इंटरनल वर्ड जो यूज कर रहा हूं, ठीक है, क्या क्या इंटरनली मैं क्या क्या रिसर्च करता हूं, क्या बिजनेस सेंस लगाता हूं, ये स्कोप है इंटरनली। जैसे किस चीज की डिमांड है मार्केट में, एक मेरा कॉस्ट क्या है इस इंस्टीट्यूशन को चलाने का, मेरा प्रोडक्शन क्या है, इसकी कंट्रोलिंग पूरा इंटरनल है, मेरे हाथों में है, प्रॉफिट क्या है, समथिंग लाइक दिस। तो ये सारी चीजें, जो मैनेजमेंट बोल सकता हूं मैं, ये इंस्टीट्यूट का, ये सब इंटरनल इक्विपमेंट्स हैं। तो इंटरनल है जिस पे मैं डिस्कस कर रहा हूं। बेटा फिर होता है एक एक्सटर्नल, जिसे हम मैक्रो में रखेंगे। एक्सटर्नल यानी कि बाहर का एनवायरनमेंट के बारे में जब हम स्टडी करें, गवर्नमेंट पॉलिसी बाहर की है यार, पॉलिटिकल इश्यूज जो चल रहे हैं वो बाहर के हैं, वो क्या इंपैक्ट्स करेंगे। तो ये सब बातें होंगी जो हमें डिस्कस करनी होंगी। तो अब हम आराम आराम से देखेंगे टॉपिक क्या है बेटा, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बेटा कितने पार्ट में ब्रेक होगा? सर जी 2 में होगा, माइक्रो मैक्रो। बेटा माइक्रो मतलब कौन सी स्टडी? सर इंटरनल। बेटा मैक्रो मतलब कौन सी स्टडी? सर एक्सटर्नल। ठीक है, तो अब हम बोर्ड की स्लाइड देखेंगे और सुनेंगे कि भाई इसमें अपना कैसे अपने को डिस्कस करना है। चलिए जी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमने क्या लिखा है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करा, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है सर, अब सुनिए बेटा, दो पार्ट में डिवाइड होता है, ये भी शायद पढ़ लिया हमने, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड होता है ऑपरेशनल वर्ड पे ध्यान रखना, और ये वर्ड मैंने अभी 3 बार बताया था बेटा, इंटरनल, जो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्कस करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू एनवायरमेंटल, बुक के पीछे क्वेश्चन दिया हुआ है, जो हम एक एक क्वेश्चन करेंगे, मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। तो आपको पहले अवेयर रहना है एनवायरमेंटल और एक्सटर्नल इश्यूज, जो बाहर के होते हैं, बड़े बड़े इश्यूज जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, इस कोचिंग के बाहर चल रहे हैं, जो आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक, अभी देखिए माइक्रो के नीचे कई सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ए से लेके एच तक लिखा हुआ ही, ये मैंने सिर्फ बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं, इनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको बताई जाएगी ताकि दिमाग अच्छे से खुले, एमसीक्यू को हम अच्छे से कर पाए। ठीक है, अभी हम मैक्रो वाले पॉइंट्स को देखते भी नहीं है, ठीक, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पहले कि हमें क्या डिस्कस करना है। बेटा इंटरनली माइक्रो लेवल पर बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं, सबसे पहले डिमांड एनालिसिस करते हैं, ठीक है, इंटरनली। बेटा मैंने इस कोचिंग में देखा कि यार सीए फाउंडेशन की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, दूसरे कोर्सेज की स्ट्रेंथ ज़्यादा कम है, तो मैंने इसलिए बैठकर सीए की क्लासेस चालू करी। ठीक है, मैंने ये स्ट्रेंथ देखा कि भाई मार्केट को ये स्टडी करा, ये आपने इंटरनली ये बैठकर ऑब्जर्व करा, तो ये डिमांड मैं अपने यहाँ बैठकर कंट्रोल कर सकता हूँ। फोरकास्टिंग करा कि भविष्य में क्या हो सकता है, ये सब प्लान मैं इंटरनली अपने कोचिंग में बैठ के बनाता हूँ यार।
ठीक है, थोड़ा थोड़ा भी ब्रीफ कर रहे हैं। देन प्रोडक्शन एंड कॉस्ट जजमेंट करता हूं मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर अपनी ऑर्गेनाइजेशन की। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं, मैंने बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस में ही बताया था कि मैं अपनी प्रोडक्शन पे ध्यान देता हूं कि मेरी कोचिंग के क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या प्रोडक्टिविटी है, ये सब चीजें मैं नोटिस करता हूं। ये मेरे हाथ में है, मेरे इंटरनली चल के आ रहा है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में। कॉस्ट को कैसे मैनेज करता हूं कि मैंने अच्छे से एग्जाम्पल दिया था ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन में भी बता देता हूं इस बात को अच्छे से, कि मैं सर्दियों में एक्स्ट्रा क्लासेस ज्यादा देता हूं। क्यों सर, क्यों? अरे भाई एसी नहीं चलाना पड़ता, कॉस्ट बढ़ जाती है एसी से, तो मेरी कॉस्ट लेवल कम हो जाती है। तो ये एक मैं तरीका अप्लाई करता हूं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉस्ट को मैनेज करने के लिए, क्योंकि दुनिया के हर मनुष्य की, हर प्रोड्यूसर की कोशिश होती है खर्चों को क्या करने की सर, कम करने की। तो वही तो कर रहा हूं मैं भी, ठीक है। तो ये भी हम इंटरनली सब सोचते हैं माइक्रो लेवल पर। ये सब यूजेस है बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ के, जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा कि हम अपने धंधे में इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं बिजनेस में। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मतलब बेटा स्टॉक होता है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक होता है। अकाउंट्स के स्टूडेंट्स को बहुत बेटर देन जानते होंगे कि मैं अपने स्टॉक कैसे मैनेज करता हूं, क्या है मेरी कोचिंग की स्ट्रेंथ, या मैं कोई भी बिजनेस चला रहा हूं तो मेरे पास स्टॉक है ना, मैं कस्टमर को माल दे सकता हूं ना, ये सारी चीजें मैं आपको बेटर सर्विस दे सकता हूं ना, इतना मैनेजमेंट है मेरे पास स्टॉक का, तो ये सारी चीजें। मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइस पॉलिसिंग, प्राइसिंग पॉलिसी की मैं क्या प्राइस रखूं अपने प्रोडक्ट की, मैं सीए फाउंडेशन के कोर्स की क्या प्राइस रखूं, मार्केट स्ट्रक्चर क्या है कि पूरी मार्केट क्या फीस ले रही है आपसे, मैं क्या ले रहा हूं आपसे, कोई प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूं तो ऑल द मार्केट क्या बेच रही है और मेरी ऑर्गेनाइजेशन क्या बेच रही है, तो मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे प्राइसिंग पॉलिसी पे काम करूंगा। तो ये सब चीजें इंटरनली हम बैठ के इस कोचिंग में ही बनाते हैं। अगर आप इसी एग्जांपल को समझे कि हम यहाँ से क्लासेस लेते हैं, तो इस कोचिंग के इंटरनली ये सब चीजें सर बैठ के डिस्कस करते होंगे। तो ये इंटरनल इश्यूज है एंड इट्स स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंटरनल माइक्रो। रिसोर्सेज एलोकेशन, रिसोर्सेज एलोकेशन का मतलब मैं ये भी देखता हूं कि मेरे पास जिस कोर्सेज के बच्चे ज्यादा हैं मैं उस पे ज्यादा रिसोर्स लगाऊं, उस पे ज्यादा काम करूं, उसके लिए ज्यादा स्पेस दूं, रूम अवेलेबल करवाऊं, क्योंकि भाई मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी इससे। थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, भाई मेरे को लगा था कि सीए फाउंडेशन के बैच में ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि भाई इसमें बच्चे ज़्यादा हैं, ज़्यादा बच्चों को कोचिंग की रिक्वायरमेंट है। अदर कोर्सेज में मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं करी क्योंकि मुझे दिख गया कि इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, बच्चों को कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। तो सर आप तो बहुत चालाक निकले। आप उस चालाक के यार हर बंदा प्लान करेगा कि भैया जिस पे उसी पे पैसा लगाओ जिससे ज़्यादा रिटर्न्स आ सके। तो ये चीज़ भी मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठ के रिसर्च करता हूं। तो ये जो रिसर्च हो रही है वो इंटरनली हो रही है, और ये स्कोप बन रहा है, किसका स्कोप बन रहा है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का। कौन से लेवल पे बन रहा है बेटा, माइक्रो लेवल पर। यार 3 बार बता दिया। प्रॉफिट, मैं पूरे साल के अंत में प्रॉफिट एनालिसिस करता हूं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का क्या प्रॉफिट हुआ। और अच्छे प्रॉफिट तभी आ सकते हैं जो पॉइंट नंबर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर लें। कौन सा पॉइंट बेटा, ऊपर जाइए थोड़ा, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। अगर कॉस्ट कम करोगे प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ये एनालिसिस भी हम ऑर्गेनाइजेशन में सीखते हैं। रिस्क, बेटा देखो एक वर्ड यूज हो रहा है यहां पर बिजनेस, बिजनेस और रिस्क दोनों साथ साथ चलते हैं। तो रिस्क हम कम कर सकते हैं, शून्य नहीं कर सकते कभी भी। आज तक दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस नहीं बना, मैंने ऑफलाइन क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था यार। हम आप सारे यंग लोग हो, मूवी वगैरह देखते होगे, कई सारी बड़ी बड़ी ब्रांडेड मूवी, बड़े बड़े स्टार की मूवी फ्लॉप हो जाती है। बिजनेस ही तो है मूवी भी, एक लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया फिर भी फ्लॉप हो गया। तो रिस्क फैक्टर तो भाई हर बिजनेस में है। कई सारी ऐसी मूवीज है जो किसी ने सोचा नहीं था फ्लॉप होगी, लेकिन हो गई। तो रिस्क फैक्टर है, पर हम इसको मिनिमाइज करने की पूरी कोशिश करते हैं अच्छी रिसर्च, अच्छी बिजनेस पॉलिसीज अपनाकर। लेकिन शून्य कभी नहीं हो सकता भाई, ये ध्यान रखना। इसीलिए हमारा अगले वर्ड यूज होता है अनसर्टेनिटी एनालिसिस। सब कुछ अनसर्टन है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो पॉइंट्स है ना जो मैंने अभी आपको सुनाए हैं, इनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आएंगी, जिससे आपका ब्रेन और खुले कि आप वर्ड देखते ही, ऑप्शन देखते ही पहचान जाएगी ये वाला जो है बेटा माइक्रो में जाएगा, जो एमसीक्यू बने हुए हैं। अभी हम बेटा मैक्रो वाले को समझ ही नहीं रहे, सिर्फ लिखा हुआ है, लिखे ही रहने देते, ये दोबारा आएगा। अभी पहले सारा ये समझ लेते हैं माइक्रो वाला। समझ गए मैंने क्या बोला? अभी हम सबकी एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले बेटा, किस लेवल पे पढ़ने वाले सर जी? माइक्रो लेवल पे, इंटरनल लेवल पे। तो चलिए उसकी स्लाइड देखते हैं, मैक्रो पे रुक कर आएंगे। पहले माइक्रो के सारे एक्सप्लेनेशन सीखेंगे, फिर मैक्रो पर आएंगे, उसके पॉइंट डिस्कस होंगे। थोड़ा सा लंबा है लेकिन अच्छे से सीख जाओगे। देखिए जी, अब धीरे धीरे करके मैंने अभी जो आपको पॉइंट बोर्ड पे, इससे पहले वाले बोर्ड पे बुलेट पॉइंट समझाए थे, सबके एक्सप्लेनेशन सुनाई थी, आप उसको दोबारा से बता रहे हैं, ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आप स्ट्रांग बन सकें। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू ऑपरेशनल, हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशनली वर्क कर रही है, और किस लेवल पर कर रही है सर जी? इंटरनल। आपने 4 से 5 बार बता दिया, ठीक है। हम एनालिस करते हैं बेटा, क्या एनालिस करते हैं? डिमांड, कि मार्केट में सीए फाउंडेशन की कोर्स की डिमांड है। फोरकास्टिंग की फ्यूचर में क्या होने वाला है,
ठीक है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा प्लान करके चलते हैं। तो यही ऑल अबाउट बिजनेस इकोनॉमिक्स है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो पढ़ते हैं थोड़ी थोड़ी सी लाइनें जल्दी जल्दी से। एनालिजिंग डिमांड इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग बायर बिहेवियर, कि बायर्स के बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं कि सीए फाउंडेशन का बच्चा हमसे चाहता क्या है। सर वो ऑनलाइन भी चाहता है, ऑफलाइन भी चाहता है, तो हम उसके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। ठीक है, आपके पापा का कोई बिजनेस चल रहा है तो आप अपने कस्टमर का बिहेवियर देखते हो कि पापा अब कस्टमर ये माल नहीं चाहता, आप चेंज करिए, ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो आप ये अपने पापा को इंटरनली बैठ के समझा रहे हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये चेंजेस ला रहे हो। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं अच्छे से। इट स्टडीज द प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स, यस कंज्यूमर भगवान है, उसके प्रेफरेंसेस को हम ध्यान में रख के अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। along with the effects of change in the determinants of demand, determinants of demand का मतलब होता है बेटा कि डिमांड किन किन कारणों से चेंज हो रहा है। हो सकता है इनकम चेंज हो रही है, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया, तो वो उस टेस्ट में नहीं है, जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उस टेस्ट में वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपको अपने अंदर अब चेंज लाना होगा। ऑल्सो दीज डिटर्मिनेंट्स इंक्लूड द प्राइस ऑफ द गुड, कंज्यूमर की इनकम भी हो सकता है, टेस्ट हो सकता है भाई मेरे, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इन सब कारणों से डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है, डिटरमिनेट करता है डिमांड इन सब फैक्टरों पर। फोरकास्टिंग मतलब बेटा भविष्य देखना होता है, फ्यूचर वर्ड से मतलब होता है, आपने बहुत बार आम भाषा में सुना होगा वेदर फोरकास्टिंग हुई है जी, कल बारिश होगी। ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग हुई है, कल बारिश होगी। तो फोरकास्टिंग मतलब होता है बेटा भविष्य देखना। यहाँ पर हम बिजनेस सेंस की बात कर रहे हैं, तो भविष्य में हमारे बिजनेस में क्या क्या हो सकता है। फोरकास्टिंग डिमांड इज अ टेक्निक, कि भविष्य में किन चीजों की डिमांड होगी, टेक्निक यूज्ड टू प्रिडिक्ट कर रहे हैं हम। बेटा कौन से वर्ड पे फोकस रहता है, फ्यूचर डिमांड किन चीजों की रहेगी, फॉर अ गुड एंड सर्विसेज। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर फर्म्स, बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, हम बिल्कुल स्टडी करके चलते हैं कि भविष्य में क्या है। ठीक, हम क्यों ज्यादा आज की डेट में फोकस कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन, क्योंकि हमें पता है भविष्य में लोग इतने आलसी होने वाले हैं कि उन्हें ऑफलाइन नहीं बेटा ऑनलाइन में ही इंटरेस्ट रहने वाला है, और सुविधाजनक भी है, हम कहीं पर भी बैठ के अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम उस हिसाब से अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग्स कर रहे हैं। एज एक्यूरेट प्रिडिक्शन हेल्प देम प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड क्वांटिटी, कि किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, क्या कैपेसिटी है, लाइक दिस ऑफ गुड्स एट द राइट टाइम। देखिए इस लाइन को एक बार ध्यान से समझ लीजिए, एक छोटी सी मोमो शॉप होती है ना, वो भी एक प्रिडिक्शन कर कर आता है कि भाई आज फेस्टिवल है, दशहरा है, आज भीड़ आएगी, आज मैं ज्यादा प्लेटें लेके जाऊंगा, इट मीन ज्यादा बनाकर लेके जाऊंगा, 100 की जगह 200 मोमोज लेके जाऊंगा। तो उसने प्रिडिक्ट कर लिया आज फेस्टिवल है लाइक समथिंग, तो उसके हिसाब से वो अपने बिजनेस में प्लान कर रहा है। तो ये सब बातें बिजनेस इकोनॉमिक्स में आती हैं। तो पहला पॉइंट इंटरनली डिमांड एनालिसिंग एंड फोरकास्टिंग को हमने समझ लिया। ऐसे ही जितने बुलेट पॉइंट लिखे थे बेटा हमने, सबको अच्छे से पहले क्या करा जाएगा, समझा जाएगा। अब देखिए आप पॉइंट नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा। चलिए जी अगले पॉइंटों को डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर बी बेटा मैं पहले भी समझा चुका हूं। पॉइंट नंबर बी प्रोडक्शन, इंटरनली मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन पे फोकस करता हूं, कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज कराया जाए इस बात पे फोकस करता हूं कि एक्स्ट्रा क्लासेस सर्दियों में ज़्यादा चलाई जाए ताकि हमारी एसी की कॉस्ट बच जाए। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिससे आप कॉस्ट कट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हम पढ़ के सीख सकते हैं। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस ध्यान से देखिएगा। बाय प्रोडक्शन एनालिसिस द फर्म कैन चूज द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी ऑफरिंग अ टेक्निकली एफिशिएंट वे ऑफ प्रोड्यूसिंग द आउटपुट। हमेशा कोशिश ये होती है कि हम एक बेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करें और एफिशिएंट तरीके से प्रोडक्शन को करा जाए। ठीक है, रिसोर्स जो हमारे पास अवेलेबल है, जो कि लिमिटेड है, जो हम पहले दिन पढ़ चुके हैं, वो अच्छे से यूज हो। कॉस्ट एनालिसिंग बहुत अच्छे से बता दिया यार मैंने, कॉस्ट को एनालिस करना कि बिजनेस चला रहे हैं, पता चल रहा है घर से पैसा दे रहे हो। ठीक है, ऑन द अदर हैंड enables the firm to identify the behavior of cost when factors like output, time period एंड साइज ऑफ प्लांट चेंज, कि कॉस्ट का क्या बिहेवियर है, कि अगर हम आउटपुट चेंज कर रहे हैं, काम लेट तो नहीं हो रहा, उससे कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्लांट का साइज क्या है, ये सब हम रिसर्च करते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप है ये भी इंटरनल लेवल पे, माइक्रो लेवल पर। ठीक है, अच्छा सर नेक्स्ट पॉइंट आपने बताया था जब हमने स्टार्टिंग में बुलेट पॉइंट बनाए थे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। यस, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक को कैसे मैनेज करें। भाई कस्टमर आके वापस जा रहा है, आपके पास स्टॉक नहीं है, कुछ पता ही नहीं है क्या रखा है क्या नहीं रखा है, तो भाई आप मैनेज करो, अच्छे से पता लगाओ। तो फर्म्स कैन यूज सर्टन रूल्स टू रिड्यूस कॉस्ट। यार ये अभी ऊपर वाले पॉइंट में भी बताया है, कॉस्ट को रिड्यूस करना कोशिश होती है। एसोसिएटेड विथ मेंटेनिंग इन्वेंट्री इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल,
अच्छी फॉर्म में रखा हुआ है, हमने जितने की जरूरत है उतना रखा है ना। वर्क इन प्रोसेस, फिनिश्ड गुड्स क्या है, कस्टमर वापस ना जाए, प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल नहीं है, सब डिसमैनेजमेंट चल रहा है भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। जबकि हमें ऐसा नहीं होना है। अगर ग्रोथ करनी है, बूस्ट चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आपको इन सब पे वर्क करना पड़ेगा जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप बोलता है। फर्दर इट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द इन्वेंट्री पॉलिसी अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी, कि हमारे प्रॉफिट को क्या करेगा बेटा, इफेक्ट करेगा। आपका स्टॉक नहीं है माल बेचने के लिए, आपका प्रॉफिट इफेक्ट होगा ऑफ अ फर्म। ठीक है, बहुत सारे इकोनॉमिक्स जो होते हैं कई तरीके की थ्योरी को, अप्रोचेस को अप्लाई करते हैं जिससे हम अपनी इन्वेंट्री को अच्छे से मैनेज कर सकें। जैसे कि यूज मेथड लाइक इकोनॉमिक्स यूज मेथड लाइक एबीसी एनालिसिस। बेटा एबीसी एनालिसिस जो है एमबीए वगैरह में पढ़ाया जाता है। आपके यहाँ पे बस एक वर्ड लिखा हुआ है, सीधा सीधा इसका मतलब होता है क्या क्या चीजें आपको अफेक्ट करती हैं इन्वेंट्री रखने में, तो वो सारी चीजों को आप स्टडी करते हैं। आप इतना ही ध्यान रख लीजिए, आपके फाउंडेशन में ये नहीं है मॉडल की, मॉडल ही पढ़ाऊं मैं पूरा आपको। एबीसी एनालिसिस एंड मैथमेटिकली मॉडल, जैसे कि आप मैथ्स पढ़ रहे हो उसमें आपका मीन मीडियन मॉड्स वगैरह भी अगर आता हो तो उसमें हम पता लगाते हैं कि एवरेज मीन क्या है हमारा प्रॉफिट का, ठीक है, खर्चों का क्या है मीन, तो ये सब चीजें गेस करते हैं कि इन्वेंट्री अच्छे से मेंटेन है या नहीं है। इन मेंटेनिंग एन ऑप्टिमम स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज, ऑप्टिमम मतलब बेस्ट स्टॉक हमने मेंटेन करा है या नहीं करा है। तो ये सब अगर आप एक छोटी सी शॉप भी चला रहे हैं तो ये सारी बातें आप अपने दिमाग में सेटअप करके चलेंगे, क्योंकि हर बंदे की यार कोशिश तो यही होती है कि जब मेहनत कर रहे हैं तो प्रॉफिट में रहे। चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसी। बेटा सब सुना दिया है, अगर आपने मेरे को ढंग से सुना है तो सारे क्वेश्चन आप यूं टैकल कर दोगे। क्या बोला था, मार्केट स्ट्रक्चर को एनालिसिस करना है, मार्केट में डिमांड कौन से कोर्सेज की है, सर ने नोटिस करा था सीए फाउंडेशन की डिमांड है इसलिए सीए की क्लासेस चलवा दी, बहुत चालाक है, समथिंग लाइक दिस। आप नोटिस कर रहे हो कि मार्केट में मोमोज की शॉप बढ़ रही है तो मैं मोमोज की शॉप खोल दूंगा, ये मार्केट स्ट्रक्चर को आप नोटिस कर रहे हो। फिर प्राइसिंग पॉलिसी भी नोटिस करोगे यार अपने, कि मैं जो प्राइस रख रहा हूँ वो बाकियों की जो कॉम्पिटेटिव मार्केट है बाकियों के मुकाबले प्राइस सेटेबल मतलब स्टेबल है या नहीं है। कभी मैं सबके मुकाबले ज्यादा रख दूं तो मेरे पे कौन आएगा भाई, है ना। तो ये भी है, तो ये सब बातें हम इंटरनली सोचते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। इट इज अ स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो देखिए जी, मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसी, यस मार्केट स्ट्रक्चर यार हम बैठ के सोचते हैं अपने रूम में, तो इट इज अ इंटरनल। तो any firm need to know about the nature and extent of competition, yes modern world full of किससे भरा हुआ है बेटा, कंपटीशन से छोटी चीज उठा लो, हर चीज में आपको हाई कंपटीशन मिलने वाला है, ठीक है। इन द मार्केट फर्दर विद द हेल्प ऑफ दिस फर्म कमांड करती है अ सर्टन एबिलिटी टू डिटरमाइन प्राइस, कि कैसे प्राइस डिटरमाइन करूं। मैंने भी सीए फाउंडेशन की प्राइस डिटरमाइन करी तो कुछ सोच के डिटरमाइन करी है कि मार्केट में कंपटीशन है और भी इंस्टीट्यूट हैं और भी लोग हैं, तो उस हिसाब से मोमोज की 15 शॉप लगी हुई है लाइन से, तो सब प्राइस ऐसा रखते हैं कि मेरी उससे ज्यादा ना हो जाए तो मेरे पे कोई नहीं आने वाला। तो ये सब चीजें सोचनी पड़ती हैं यार एक बिजनेस को चलाने के लिए इन द मार्केट। Also this information help firms create strategies, हम स्ट्रेटेजीज बनाते हैं कैसे बिजनेस को ऊपर लेके जाएं, कैसे आगे बढ़े दूसरे से, क्योंकि भाई अगर हाथ पैर नहीं मारे मॉडर्न वर्ल्ड में तो आप आगे नहीं है, दूसरा आगे निकलेगा, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड फुल ऑफ किससे भरा है सर, अभी तो बोला था आपने कंपटीशन से, ठीक है। फॉर मार्केट मैनेजमेंट अंडर द गिवन कॉम्पिटेटिव कंडीशन, हमें मैनेज करना है अपने आप को इस कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड के अंदर, ठीक। प्राइस थ्योरी कैसे डिटरमाइन करें, प्राइस थ्योरी ऑन द अदर हैंड हेल्प्स द फर्म इन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है जी ध्यान रखना, अंडरस्टैंडिंग हाउ प्राइसेस एंड डिटरमाइंड अंडर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट कंडीशन में हम कैसे प्राइस को डिसाइड करें, क्योंकि कंपटीशन देख के करना है। अब यही बातें जो हैं क्रिएट करवाती हैं हमसे प्राइसिंग पॉलिसी, ठीक है सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक। अब क्या है, रिसोर्सेज एलोकेशन, सबसे पहले क्लियर कर लो सर जी, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं पूरी इकोनॉमिक्स में हर बंदे के पास, उसी में अपने आप को मैनेज करना, इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स, ठीक है। रिसोर्सेज एलोकेशन मतलब कैसे हम अपने रिसोर्सेज को लगाएं, मैंने सीए पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं इस टाइम पे, सीए के रिसोर्सेज ज्यादा कर रहा हूं, ठीक है। कोई दूसरा बिजनेस चलाता है, उनके 2 बिजनेस चल रहे हैं, जस्ट इमेजिन कचौड़ी का बिजनेस भी चल रहा है, मोमोज का भी चल रहा है, तो वो मोमोज पे ज्यादा फोकस कर रहा है क्योंकि कस्टमर वो ज्यादा खा रहा है, तो उस पर रिसोर्स ज्यादा इन्वेस्ट करो। बिजनेस इकोनॉमिक्स यूजेस एडवांस टूल्स, यस लाइक लीनियर प्रोग्रामिंग, सर नहीं आ रहा समझ में लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है, इट्स अ मैथमेटिकल टूल, जो हमें पूरा सब्जेक्ट होता है, पूरा टॉपिक होता है कि हम गेस करते हैं कि इतना परसेंट रिसोर्स इस पे लगाना है, इतना परसेंट रिसोर्स इस पे लगाना है, ये पूरे मैथ्स का टॉपिक होता है, तो हमें इतना डिस्कस नहीं करना, लीनियर प्रोग्रामिंग मतलब कितना रिसोर्स किस पे लगाना है।
क्रिएट द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर एन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, यानी कि बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्स। पूरी कोशिश होती है जो रिसोर्स अवेलेबल हो उसका मैक्सिमम निचोड़ हो। हमारे पास जो भी लैंड है, बिल्डिंग है, हम चाहते हैं इसका मैक्स यूज हो, अंडर यूटिलाइजेशन ना हो, तभी हमारा बिजनेस आगे पहुंचेगा। तो ये सब बातें हम डिसाइड कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि ऑपरेशनल इंटरनल होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये सब चीजें। ठीक, और क्या क्या पॉइंट लिखे थे जो स्टार्टिंग में बोर्ड आया था, बुलेट पॉइंट, अब उसको खोल खोल के समझा रहा हूं मैं आपको। बुलेट पॉइंट क्या कहते हैं बेटा? प्रॉफिट भी आया था, नहीं आया था? अरे आया था सर, प्रॉफिट एनालिसिंग आया था, इन्वेस्टमेंट आया था कि कैसे इन्वेस्ट करना है, ये सब डिसीजन हम, हाँ मैं इसी रूम में बैठ के लेता हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। क्या इन्वेस्ट करना है सर? रिस्क, अनसर्टेनिटी, ये सब पॉइंट्स बचे हैं। तो चलिए फटाक से वो वाला स्लाइड देख लेते हैं अब। इतने पॉइंट्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए जी, जो हमने पहले बुलेट पॉइंट पढ़े थे वहां पर भी था, ये आपको याद होना चाहिए कि था या नहीं था, वो भी आपके दिमाग में हो। थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हमारे हाथ में है। मैं यहाँ बैठकर अपने कैपिटल क्या लगाना है, हमें क्या इन्वेस्ट करना है, सारे डिसीजंस लेते हैं। आप अपने कोई भी पापा की शॉप चल रही हो, आप पापा यार इस महीने ये मशीन लानी है, ये लानी है, इंटरनल है ये सब, ठीक है। तो अमंग अदर डिसीजंस अ फर्म मस्ट केयरफुली इवैल्यूएट करते हैं हम इट्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि क्या पैसा हमें लगाना है कि हमें बिजनेस में कल को घाटा ना हो। एंड एलोकेट इट्स कैपिटल सेंसिबली, यार ऑब्वियस है, हर बंदा एनालिस्ट करके ही पैसा इन्वेस्ट करता है, बहुत अच्छे माइंड से, यानी कि सेंसिबल माइंड से। ठीक है सर, आ गया समझ में। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो कल से चल रहा है हमारा टर्म, किस बंदे का है ये भी मैं बता चुका हूं, अब नहीं रिकॉल कराऊंगा क्योंकि पहला लेक्चर आपके पास पहुंच चुका है। डिसीजंस जो जितने भी लिए जाते हैं, मेकिंग process when the firm needs to decide between competing use of funds, कि completely हम कैसे funds को अच्छे से use कर सके। ठीक, प्रॉफिट, किसी भी बिजनेस का सबसे खूबसूरत कंपोनेंट क्या है बेटा? प्रॉफिट। ये इंस्टीट्यूट भी तभी आपके सामने है, तभी रन कर रहा है जब कंटिन्यूसली क्या जनरेट कर रहा है? प्रॉफिट। कोई मोमोज वाला पिछले 15 साल से आपको दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि कंटिन्यूसली क्या जनरेट कर रहा है? प्रॉफिट। प्रॉफिट को एनालिसिस करना भी जरूरी है कि कॉस्ट कम हो, प्रॉफिट ज्यादा हो, डे बाई डे प्रॉफिट्स बढ़े। ठीक है, प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, प्रॉफिट कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। लाइक चेंजिंग प्राइस, मार्केट में प्राइस चेंज हो गया तो प्रॉफिट हमारा डिफर हो सकता है। मार्केट कंडीशन, लॉकडाउन लग गया जी, लॉकडाउन, तो प्रॉफिट नीचे, सारी दुकानें शट डाउन। अचानक से मार्केट बूम पकड़ रही है, बूस्टर हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ेगा। बहुत सारी कंडीशंस हैं जिनसे प्रॉफिट इफेक्टेबल हो सकता है। द प्रॉफिट थ्योरीज हेल्प्स फर्म इन मेजरिंग एंड मैनेजिंग प्रॉफिट्स अंडर सच अनसर्टन कंडीशंस। जो अनसर्टन कंडीशन है, लॉकडाउन लग गया, ये लग गया, वो लग गया, ठीक है। फर्दर दे ऑल्सो हेल्प इन प्लानिंग फ्यूचर प्रॉफिट्स। हम करता हूं भाई, मैं बिल्कुल करता हूं कि भविष्य में और कैसे प्रॉफिट्स हो, और कैसे बैचेस हो, और कैसे प्रॉफिट हो। ये बंदा हर कोई सोचता है यार, तो इसमें हम कुछ नया नहीं सीख रहे, बस मैं आपको एक आईना दिखा रहा हूं कि ये सब आपके जीवन में है, बस आप देख नहीं पाते, तो बुक आपको दिखा रही है और मैं आपको सुना रहा हूं। ठीक, अच्छा, रिस्क बहुत अच्छे से बताया था यार, रिस्क के बिना तो बिजनेस पॉसिबल ही नहीं है। और आपने बहुत बार सुना होगा इंडिया में मैक्सिमम लोग बिजनेस करने से कतरा जाते हैं रिस्क की वजह से, कि दिमाग में पहले ही आता है मैं डूब ना जाऊं। ठीक, अभी मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए, हर बिजनेस में रिस्क होता है, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें जीरो रिस्क फैक्टर हो। ठीक है जी, बड़ी बड़ी मैंने आपको बताया, इतनी बड़ी बड़े एक्टर्स की मूवी फ्लॉप हो जाती है, तो रिस्क फैक्टर तो बेटा हर जगह है। मोस्ट बिजनेसेस ऑपरेट अंडर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क। अरे सर बिल्कुल सही बोल रहे हो, शाहरुख खान तक की मूवी फ्लॉप होती है। एंड अनसर्टेनिटी ऑल्सो एनालिजिंग दीज रिस्क को हम एनालिस करते हैं कितना रिस्क फैक्टर है। एंड अनसर्टेनिटीज कैन हेल्प फर्म इन मेकिंग एफिशिएंट डिसीजन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स, कि प्लान्स कैसे बनाने हैं कि हमारा प्रॉफिट और रिस्क दोनों में बैलेंसिंग रहे। ठीक बेटा, देखो सारा बता दिया गया आपको माइक्रो के अंदर, इंटरनल के अंदर। अब आप बोलोगे सर इतना सारा ही मैक्रो का लिखना पड़ेगा, मतलब इतना सारा ही होगा? भाई नहीं होगा। मैक्रो में आपके मॉड्यूल चलाऊंगा मैं, बिल्कुल मॉड्यूल सीरीज में चल रहा है। मैक्रो में आपके मॉड्यूल में जो मैक्रो के पॉइंट्स है वो सिर्फ बुलेट पॉइंट्स है, आपको हाईलाइट करने हैं, एमसीक्यू में पूछा जाता है, उन बुलेट पॉइंट्स को खाली डिस्कस करना है। मैंने ये इसलिए एक्सप्लेन कराया क्योंकि मॉड्यूल में है, मैं आपके मॉड्यूल की कोई बात नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि पेपर वहीं से बनता है। तो बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई हैं, अब हम मैक्रो वाले में चलेंगे। अच्छा, मैक्रो वालों को क्या बोला था हमने? सर आपने एक्सटर्नल बोला था और एनवायरमेंटल बोला था, जो बाहर होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे, जिस पे भी हम ध्यान रखते हैं, पॉलिटिकल, सोशल, ये सब थोड़ा बहुत मैंने बताया था। तो अब उस पे डील्स करेंगे। चलिए जी, आ जाइए मैक्रो के अंदर। ये रहे हमारे मैक्रो के। चलिए बेटा,
अब हमारा दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू एनवायरमेंटल एंड एक्सटर्नल, एनवायरमेंटल बाहर, एक्सटर्नल बाहर, एनवायरमेंटल बाहर, एक्सटर्नल बाहर। क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है जी, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अप्लाइड इन तो एक्सटर्नल या एनवायरमेंटल इश्यूज में। अच्छा सर, हम मतलब अपने बिजनेस को चलाने के लिए मैं बाहर क्या क्या चीजें स्टडी करता हूँ? बिल्कुल, द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। अब इसको थोड़ा सिंपल कर लो। वैसे तो इकोनॉमिक सिस्टम मतलब 3 टाइप की इकोनॉमी होती है जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाया जाएगा कि हमारी इकोनॉमी कैसे वर्क कर रही है, उसके हिसाब से क्या है मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। इतना ध्यान रखिए, आपका काम चल जाएगा। इकोनॉमिक बाहर का एलिमेंट स्टडी करना है कि जनता जनार्दन जो है, जो बाहर बैठी है, वो इस प्रोडक्ट को चाहती भी है या नहीं चाहती है। स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल। सर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या है ये बिजनेस साइकिल। ठीक है, सुनिए बेटा, इकोनॉमी के अंदर ना एक बिजनेस साइकिल चलती है लाइक दिस। आपने थोड़ा बहुत अगर सुना हो या इको अच्छे से पढ़ी हो छोटी क्लासेस में, बूम, इन्फ्लेशन, इकोनॉमी में बूम चल रहा है, इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है। ये बॉटम वाले को अपन रिसेशन बोलते हैं। यार धंधा नहीं चल रहा क्योंकि मार्केट में रिसेशन चल रहा है लॉकडाउन के बाद। भाई लॉकडाउन के बाद क्या चल रहा है? मार्केट में रिसेशन चल रहा है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मेरे प्रॉफिट्स नहीं बढ़ रहे। अरे मजा आ रहा है, खत्म लॉकडाउन, सब कुछ खत्म, पीक पर है अपना बिजनेस। तो भाई मार्केट सिचुएशन को भी एनालिस करता हूँ कि इस टाइम पे नया धंधा या इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना, इस टाइम पे एक्टिविटी करना बिजनेस के रिगार्डिंग सही है या नहीं है। ठीक है, ठीक। चलिए आगे सुनिएगा। द जनरल ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम। देश की नेशनल इनकम कहां जा रही है? देश में एम्प्लॉयमेंट स्तर कहां पर है लोगों का? प्राइसिंग क्या है? सेविंग्स इन्वेस्टमेंट क्या है? लोग सेव करते हैं तभी तो लोग खरीद पाएंगे। लोगों की इनकम हो तभी तो लोग मेरा प्रोडक्ट खरीद पाएंगे, जो भी चीज का मैं बिजनेस कर रहा हूं। अब लोगों के पास पैसा ही नहीं है। आजकल बहुत सुनने में मिल रहा है यार लॉकडाउन के बाद कि धंधा नहीं चल रहा लोगों का। लोग कह रहे हैं यार लोगों पे भी पैसा नहीं है। हमारे साथ हुआ है भाई, एजुकेशन पे बच्चों की फीस भरने के लिए लोगों के पास अच्छे पैसे नहीं है। तो मैं कितनी ही कुछ कर लूं, कितनी ही क्वालिटी दूं, कुछ भी कर लूं मैं, तो भाई जब है ही नहीं सामने वाले पे तो वो देगा कैसे? तो समस्या है भाई ये भी। तो इसलिए हम ये सारी चीजें स्टडी करते हैं, तब जाके बाहर की चीजें भी स्टडी करते हैं ताकि अपने बिजनेस को इस सब चीजों से अच्छे से मैनेज किया जा सके। द जनरल ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट क्या है लोगों की। ठीक है, ये सब यार देखना पड़ेगा अपने को। डी, सरकारी नीति, सरकारी पॉलिसी। 1 मिनट में मेरा धंधा शट डाउन हो सकता है और बिल्कुल अच्छे से जानते हो यार आप तो। सबसे लेट स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग्स को खोला गया लॉकडाउन में, सबसे लेट। गवर्नमेंट पॉलिसी, अरे मैं फंसा हुआ था भाई, मेरा बिजनेस रुक रहा है यार, तो ये प्रॉब्लम था। ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप पहले इमेजिन कर पाओ कि हाँ ये हो रहा है। गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक इंडस्ट्रियल पॉलिसीज क्या है, कंपटीशन पॉलिसी क्या है भारत सरकार की, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या है, ये सब पढ़ाया जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, प्राइस पॉलिसिंग क्या है, फॉरेन ट्रेड की क्या पॉलिसी है, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी क्या है। इन सब से हमारा बिजनेस इफेक्ट हो सकता है। सरकार ने, आपकी कंपनी कोई सामान बनाती है, सरकार ने उसका ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में क्या करा, सरकार ने फॉर एग्जांपल उसका इंपोर्ट जो है बैन कर दिया। लो बना लो सामान, अरे मैं क्या करूं अब? तो दिक्कत है भाई। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बाहर है जो हम पे दिक्कत देती है। कई सारे पॉलिटिकल है, कोई गवर्नमेंट आई उसने आपके धंधे के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। ठीक है, वर्किंग ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट वगैरह कैसे वर्क कर रहा है, बूस्ट कर रहा है, आपका धंधा भी बूस्ट होगा। तो ये सारी चीजें बाहर है जिसको हम देखते हैं एक बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। आ गया जी, सोशल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अरे सर बिल्कुल सही, किसी की गवर्नमेंट आई और उसने एकदम से टैक्स बढ़ा दिया, लोग कर लो धंधा। सोशल, हमारी सोसाइटी क्या चाह रही है, आपका प्रोडक्ट चाह भी रही है या नहीं चाह रही है, तो वो भी दिक्कत है यार। तो ये सारी बातें हमें देखनी पड़ती हैं कि बाजार चाह क्या रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर मार्केट चाह क्या रही है हमसे, तो हम उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, सोशो इको ऑर्गेनाइजेशन लाइक ट्रेड यूनियन, हमारे वर्कर्स क्या चाह रहे हैं? अरे एकदम से स्ट्राइक पे चले गए भाई, लो कर लो बिजनेस, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी। एंड कोऑपरेटिव्स, ये सारी बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है और ये सब मेरे बाहर है, इस कोचिंग के बाहर है। हमारे पे भी ये सारे फैक्ट्स हैं। बूम है कि रिसेशन है, ध्यान देना है। जनरल ट्रेंड क्या चल रहा है, नेशनल इनकम क्या है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट, काम धंधा है कि नहीं है। तो मैं कोचिंग में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो लोग क्यों आएंगे मेरे पास कोचिंग लेने। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कंपटीशन, ये सब चीज़ों पे भी हमें ध्यान देना होता है। वर्किंग ऑफ कैपिटल मार्केट एंड फाइनेंशियल मार्केट कैसे वर्क कर रही है, उस हिसाब से बिजनेस भी वर्क करता है इकोनॉमी के अंदर। सोशल, लोगों का, सोसाइटी क्या चाह रही है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या है, गवर्नमेंट हमें बैन कर रही है या हमें छूट दे रही है, उस बात पे हमें ध्यान रखना है। सोशल इको ऑर्गेनाइजेशन, हमारा ट्रेड यूनियन क्या कर रहा है, कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, कोऑपरेटिव्स क्या कर रही हैं, ये बातों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो बेटा आज के इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा सर? स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, माइक्रो मैक्रो, माइक्रो इंटरनल, मैक्रो
एक्सटर्नल यानी कि एनवायरमेंटल। उधर हमने डिमांड एंड फोरकास्टिंग, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, रिस्क, ये सारे एलिमेंट्स पढ़ लिए, वहां पर अच्छे से पढ़ लिए। और यहाँ पर ये बुलेट पॉइंट्स ही पढ़ने, क्योंकि मॉड्यूल में बुलेट पॉइंट ही है। तो चलिए, आज के लेक्चर नंबर 2 में हमारा इतना ही रहेगा बेटा। जैसा कि मैं फर्स्ट लेक्चर के एंड में ही बता चुका हूँ, हर लेक्चर के एंड में बताऊंगा कि आपको अगर 1% का भी कोई डाउट है, ठीक है जी, 1% का भी, तो बिना किसी उसके आप मुझे तुरंत मेरे पर्सनल नंबर पर वो डाउट ले सकते हैं, ठीक है जी। कोई नहीं सोचना कि क्या है क्यों है, आप डाउट लीजिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। इस नंबर पर डाउट ले सकते हैं। अगर कोई भी डाउट क्रिएट होता है, आप मुझे मैसेज करके, जो हमने नोट्स आपको लिखवाए हैं स्क्रीन पर, वो पीडीएफ अवेलेबल है, वो पीडीएफ ले सकते हैं आप मैसेज करके। टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो सकते हैं, रोजाना एमसीक्यू मिलते जाएंगे, बशर्ते आप इस नंबर पे मैसेज करके, अगर आप चाहते हैं लेना तो आप ले सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, गुड बाय। नेक्स्ट में मिलेंगे लेक्चर नंबर 3 में, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।